పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి లైవ్ చూద్దాం। आपने एक प्रेस रिलीज के द्वारा आपने फरवरी के महीने में किया, दबाव में आके किया, इसके पक्ष में आप नहीं थे। इससे प्रेस रिलीज से पहले कई बार सदन के अंदर सदन के बाहर क्या क्या हम पर आलोचना नहीं हुई, कभी अर्बन नक्सल, कभी देशद्रोही, क्या क्या नहीं कहा, देश का बंटवारा चाहते हैं, क्या क्या आरोप नहीं लगाया। लेकिन जब आपने खुद देखा कि देश के लोग, अति पिछले वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक जब वो चाहते हैं, जनजाति लोग, अनुसूचित जाति लोग जब वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो आपने विमर्श होकर आपने जाति जनगणना लेके आए। अब आप वो जाति जनगणना को नहीं करना चाहते, आप नहीं लागू करना चाहते। अभी भी समय है, 2026 है, आप कह रहे हो कि काम आपका शुरू हो गया है, तो आपको क्यों लगता है, आपने क्यों यहां पे लिखा है कि कंसिडरेबल टाइम लगेगा और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है हमारी पॉलिटिक्स में वो डिले हो जाएगी। मतलब आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो। साफ साफ आपका उद्देश्य, आपकी राजनीति यहां पे है। मैं पढ़ देना चाहता हूं। द नेक्स्ट सेंसस एंड कॉन्सिक्वेंशियल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज देयर आफ्टर विल टेक कंसिडरेबल टाइम and thus delay the effective and dedicated participation of women in our democratic polity. Hence, the objective of the proposed bill is to operationalize 1/3 reservation for women through a delimitation exercise to be undertaken on the basis of the population figures of the latest published census. ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो, आप डिलिमिटेशन। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने आप, जो संविधान में लिखा हुआ है कि जो अगला सेंसस होगा 2026 उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, कहां से आया 815 नंबर? क्या आसमान से टपक गया? कहां से आया? यही तो हम जानना चाहिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार के पास इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ही नहीं कि वो सरकार अपने आप कैसे तय कर ले कि पार्लियामेंट की सदन की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए, अपने आप बिना सेंसस की। तो बार बार ये हमको पता चलता है कि आप डिलिमिटेशन को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप से, आप इसको एक हथियार के रूप से आप इसको व्यवहार करना चाहते हैं, जो मंशा नहीं थी। जो हमारे संविधान के निर्माता थे, डिलिमिटेशन किसी राजनीतिक दल के राजनीतिक हथियार के रूप में निर्माण करना उनका मंशा नहीं था। डिलिमिटेशन की मंशा क्या थी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए हम अपने डिलिमिटेशन अपने विधानसभाओं का, लोकसभा क्षेत्रों का ऐसा करें ताकि लोगों को प्रशासनिक सुविधा मिले, ताकि सुशासन सुचारू रूप से हो। इस उद्देश्य से डिलिमिटेशन हुआ था। लेकिन हमने देखा है कि इस सरकार के द्वारा किस प्रकार से डिलिमिटेशन को, किस प्रकार से एक निजी और काफी निम्न स्तर की राजनीतिक अस्त्र इसको बनाया गया है। मैं 2 प्रदेशों का उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे आज डिलिमिटेशन का व्यवहार किया जा रहा है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा असम, दोनों प्रदेशों में डिलिमिटेशन, दोनों प्रदेशों में। और एक में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया? 2011 का।
और दूसरे तरफ अपने असम में परिसीमन की, वहां पर परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 पर। आप सोच समझ सकते हो कि भारत में 21वीं सदी में 2022 से 2023 में लगभग वो 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल में भारत के 2 प्रदेशों में परिसीमन हो रहा है, एक 2011 के सेंसस के आधार पर, एक 2001 के आधार पर, एक जगह डिलिमिटेशन कमीशन, एक जगह चुनाव आयोग। तो साफ साफ पता चलता है कि ये डिलिमिटेशन किसी प्रकार से नागरिकों को, आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए नहीं, डिलिमिटेशन बस आप अपने राजनीतिक सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपने राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिलिमिटेशन का तात्पर्य क्या था कि हर जो क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। मैं बताऊं असम में क्या हुआ। असम में एक लोकसभा है 14 लाख लोगों का और एक लोकसभा है 26 लाख लोगों का। 26 लाख लोगों का। ये किसकी सुविधा देख रहे हो? किसकी सुविधा देख रहे हो? आम नागरिकों की तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो 26 लाख का लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, वो किसी प्रकार से, किसी ना प्रशासनिक रूप से ना सुशासन के रूप से वो किसी का फायदेमंद हो सकता है। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है सर कि एक विधानसभा में कहीं 4 जिला परिषद और कहीं 2 जिला परिषद। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है कि एक पंचायत में 10 वार्ड, 2 वार्ड एक विधानसभा में, 3 वार्ड दूसरे विधानसभा में, 3 वार्ड चौथे विधानसभा में। यह है परिसीमन। और अफसोस की बात, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। और यही जो आज इस प्रकार को अमेरिका में कहते हैं जेरीमैंडरिंग, पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई एक ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होती है सर। डिलिमिटेशन में एक और चीज होती है कि ज्योग्राफिकल, बिसाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होनी चाहिए। लेकिन आज आपने ऐसे क्षेत्र बनाए हैं कि एक नदी के इस पार और एक गांव पहाड़ के उस पार। किस लिए? ये किस प्रकार का ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है? आप मैप देखिए सर। अब यही चीज जो उन्होंने असम में किया, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, अब महिला आरक्षण के द्वारा पूरे देश में यह कहना चाहते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, दुख की बात है कि आप इस प्रकार का महिलाओं का आप राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हो महिला आरक्षण के नाम पर। आप भारतीय संस्कृति की बात करते हो, भारत के देवी देवताओं की बात करते हो, भारत के उपनिषद और पुराणों की बात करते हो, और यह है आपका मंशा, डिलिमिटेशन। हमने ये खुद देखा है सर कि आज कहीं ना कहीं ये एक शंका है कि एक, आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो, शंका दूसरा कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो, शंका तीसरा कि आप डिलिमिटेशन नागरिकों के हित में नहीं, डिलिमिटेशन खुद के हित में करते हो, यह भी तीसरा शंका है। और चौथी शंका यह है कि आप संविधान को आप धीरे धीरे आप कमजोर कर रहे हो। संविधान के आर्टिकल 81 में खुद लिखा है कि जो सेंसस, अगला जो सेंसस होगा उसके आधार पर 2026 का उल्लेख वहां पर है संविधान पर। संविधान में उल्लेखित है आर्टिकल 81 में कि 2026 में जो सेंसस होगा, उस जो सेंसस जब पब्लिश होगा तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, डिलिमिटेशन होगा। अब आज आप इस महिला आरक्षण के बिल के द्वारा आप संविधान को भी कमजोर कर रहे हो। जो 2026 की जो बात आर्टिकल 81 में है, आप उसको भी आप कमजोर करके कह रहे हो कि जब सदन कोई कानून लाएगा तब उस कानून में जिस सेंसस की बात होगी उस सेंसस के आधार पर हम परिसीमन करेंगे। मतलब जो बात संविधान में लिखी है, जिस बात को चाहे किसी दल की सरकार आए, उस बात को अमल करना है। आपने उस संवैधानिक
सुरक्षा को कमजोर कर आपने एक ऐसा कानून लाना चाहते हो कि सदन में जिसकी ताकत, सदन में जिसकी बल, वो निर्धारित करेगा कि किस सेंसस के आधार पर परिसीमन हो। वाह, तो किस प्रकार से संविधान के पक्ष में हो। ये बिल महिला विरोधी है, ये बिल जाति जनगणना विरोधी है, ये बिल संविधान विरोधी है, ये बिल जो हमारे पूरे प्रदेश का, पूरे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विरोध, फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध। सर, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश जब हमारे देश में जब राज्यों का जन्म हुआ तो उस समय जनसंख्या नहीं देखी गई थी, भाषा देखा गया था। भाषाओं के आधार पर एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रदेशों को हुआ था। कहीं कहीं जो हमारी एथनिसिटी है, नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं, उनको पता है कि वो एक बड़े ग्रेटर असम के पार्ट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपना परिचय बचाना था, अपने भाषा का परिचय, अपने एथनिसिटी का परिचय, अपने परंपरा का परिचय। और इसीलिए वो ग्रेटर असम से, ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से वो निकलकर उन्होंने अपने सेपरेट स्टेटहुड की मांग की, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उनकी जनसंख्या कम हुई। आज वो जो मांग उन्होंने की, अपने परिचय की, अपने स्वाधीनता की, अपने भाषा की, अपने जाति की, अपने परंपरा की, आज उसके लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर उनकी कभी ताकत इतनी होगी नहीं कि सदन के अंदर कोई नागालैंड में का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे, कोई अरुणाचल का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे, कोई मिजोरम का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे। आज भी हमारे भारत देश में कई ऐसे प्रांत हैं जो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। गोरखा का एक मांग है, सेपरेट स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। और आज जब वो सेपरेट स्टेट होंगे तो उन्हीं की जो जनसंख्या है उनके कारण उनको कमजोर किया जाएगा। तो आपने जो एक विषय है, जिस विषय पर हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय अटल जी, उन्होंने पूरे जो हमारी फेडरल बैलेंस है, संतुलन है, उसको बचाने के लिए फ्रीज डाला था पॉपुलेशन सेंसस में 1976 और 2001 में, एक बड़े सोच के साथ। आज आप उनसे भी परे हो रहे। आप तो कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी से तो बड़े अपने आप को समझते हो, आप स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को बड़े समझते हो, जो एक अटल जी से भी, स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को आप बड़े स्टेट्समैन समझते हो। तो जो आज ये पॉपुलेशन की जो बात है, एक संतुलन की बात है, जिसको मैं काफी बारीकी से समझना है, फेडरल स्ट्रक्चर को के बैलेंस को पकड़ने के लिए बहुत सबको साथ, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे विभिन्न दलों के साथ बातचीत करनी है। उसको आप महिला आरक्षण के नाम पर सबके बुलडोज कर रहे हो आप। हम दोबारा आपको कह रहे हैं, लाइए महिला आरक्षण, हम इसके विरोध में नहीं है, महिला आरक्षण लाइए, लेकिन ये परिसीमन के अटकेले और इस परिसीमन के जाल से इसको बाहर निकालिए, सरल करिए, आसान करिए, लागू करिए, ताकि हम सब देख पाए। इससे महिला आरक्षण के द्वारा आप अपने राजनीतिक रोटियों को मत सेकें। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि काफी परिसीमन को लेकर इस देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिस सवालों का जवाब, जिस मसलों का समाधान पूर्व में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने किया है, और काफी एक बारीकी से काफी संतुलन उन्होंने सृष्टि करने में वो सफल हुए। उस संतुलन को आप अपने राजनीतिक रोटी के लिए, अपने राजनीतिक मुनाफा के लिए भारत के उस संतुलन को मत बिगाड़िए। आज भी हम एक, जैसे राहुल जी ने कहा है कई बार कि हम यूनियन है एक स्टेट्स के। इस यूनियन में चाहे स्टेट की जनसंख्या बड़ी हो या स्टेट की जनसंख्या कम हो, जनसंख्या के आधार पर उनको राजनीतिक रूप से उनकी ताकत को आप कम मत करिए या बढ़ाइए मत।
सबको तवज्जो मिले, भारत की जो हमारी अखंडता है वो अमल रहे और भारत हमेशा सशक्त रहे। इसीलिए परिसीमन पर गंभीर चर्चा हो और इस प्रकार से बुलडोज ना करे। महिला आरक्षण पर आप उसको इस ढांचे से निकाले, एक सरल बिल लाइए जो आप हमारे इस सुझाव को कबूल करिए। इसलिए आपने इस प्रकार के गैर संवैधानिक, गैर महिला, गैर जाति जनगणना, गैर जो हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ बिल लाने के कारण हम पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं। धन्यवाद। तेजस्वी सूर्या। Thank you, Speaker, sir. You have given me an opportunity to speak in this very important debate. Speaker, sir, today is truly a historic day because finally the women of India who have been waiting for almost 40 years for their right, for their due to participate in the national policy-making process will finally get their share. లోక్సభ సమావేశాలు లైవ్ చూద్దాం. If there was an ounce of injustice to the south of India, I as a proud Kannadiga would have been the first to oppose such kind of a proposal. I have gone through the proposal that the government of India has brought, the Modi government has brought. I am saying this not as a member of the BJP, but I am saying this after thoroughly examining all the three proposals, that other than the practical proposal that the Modi government has brought for delimitation of seats in the country, the south of India and the smaller states of India that have controlled our population, we could not have got a better deal than this. This is the best deal that the Narendra Modi government has provided. Very briefly, I want to explain to you, through you to the House and the country, Speaker, sir, the constitutional framework that governs the delimitation exercise. My learned friend Gaurav Gogoiji was in his speech mentioning that we are bringing the delimitation exercise through the back door. I want to very clearly make it clear to him that the delimitation exercise is not a backdoor exercise that the BJP is doing. This is a constitutional mandate of Article 81 and 82. We are only purely following what the Constitution asks us to do. There are three primary articles that govern the exercise that we are now conducting, Speaker, sir. Article 81, Article 82, and Article 330A of the Constitution, which provides for women reservation. Let us examine all the three articles briefly and summarily to understand what the articles essentially say. The first article, 81, determines the total number of seats. It also says that the total number of seats meant to the Lok Sabha, the House of People, must be divided across the country in such a manner that the ratio between the number of total seats and the population of the state is so far as practicable the same for all states. This is the first requirement. The second requirement of Article 81 is that within the states, the territorial constituencies shall be divided in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted is as far as practicable same within the state. This is the mandate of the Article 81. Now, as you are aware, Speaker, sir, Article 81 and Article 82, by operation of the 42nd Amendment, which was carried forward again by 2001 Amendment, froze the number of seats in the Lok Sabha to 543 with a leeway to expand it to 550 seats. Why was this done? In 1997, when this was first discussed, the population in the country had not stabilized. Therefore, a compromise formula was taken that let us not put the southern states which have performed well in population control, let us not penalize them, let us freeze the number of seats. The same thing continued even in 2001. In 2001, while considering this bill, the then Law Minister Arun Jaitley ji said this to the floor of the House.
He said the national population policy also envisages that the year 2026 shall be the year in which the population of the country would hopefully stabilize. Therefore, what was true till 2000 is sought to be frozen till the year 2026. That is, the year in which we anticipate, hopefully, that the population figure in the country would stabilize. This is the motive behind freezing of the seats in 1971, which was carried for another 25 years in 2001. We are now in 2026. The first argument that the opposition is making is they don't want the delimitation exercise to take place. This is the most absurd argument. In 1971, the population of the country was 550 crores. The population of the country in 2026 today is 140 crores. There are assembly constituencies and parliamentary constituencies. Again, I want to take the reference made by learned colleague Gaurav Gogoiji in his speech. There are certain assembly constituencies in this country which are 26 lakh in number. There are certain constituencies where one single MP is representing close to 38 lakh people in the country. The population of almost a small nation in Europe. How is this democratic? How is this accountable governance? How can the number of seats that was frozen in 1971 still cater to a population of 140 crore in 2026? For better governance, for better accountability and accessibility of elected representatives, Speaker Sir, delimitation is not a mere democratic imperative, it is also a constitutional duty that finally Narendra Modi government is performing today. Speaker Sir, I want to contrast this with the proposals that the Congress and the opposition is giving. The opposition says, why can't you implement women reservation as it is on the 543 seats? Why don't you freeze the number of seats? Now, were we to freeze the number of seats, it will defeat the principle in Article 81 of one person, one vote and one value. This is a very important constitutional principle that the founding fathers of the Constitution have protected. You cannot be having a seat where 8 lakh or 9 lakh people will be one parliamentary constituency and another constituency with around 30 lakh people represented by one MP. It defeats the very purpose, which is why Constitution mandated that 2026 shall be the year where delimitation of the seats shall take place. All that the government is now trying to do is fulfill this constitutional mandate. There is a difference between other governments and the Modi government, Speaker Sir. Other governments, especially the governments of the Congress party, have always believed and practiced the politics of postponement. It is the Narendra Modi government that does not believe in politics of postponement, but believes in solving the problems of the past. I want to give you an example. OROP was pending from 40 years. What did earlier Congress governments do? Postpone it. Article 370 was pending from 70 years. What did all these governments do? What was supposed to be a temporary provision, they converted into a permanent provision. What did they do? Postpone it. The Bangladesh and India border swapping deal, for almost 40-50 years, it was kept pending. What did the earlier governments do? Postpone it. It is the Narendra Modi government that solved the 70-year-old temporary provision of Article 370 by abrogating it, because we do not believe in the politics of postponement.